नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष अब मैदान में तैयारी में उतर चुके हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपना एक गठबंधन बनाया है, यूपीए का नाम बदलकर INDIA रख दिया है। दूसरी तरफ अमित शाह अब चुनाव की कमान संभाल रहे हैं और उन्होंने तय किया है कि जिन सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वहां उस पर वो फोकस करेंगे और उस काम की कमान सीधे सीधे अमित शाह ने अपने हाथ में ली है। सूत्रों के हवाले से ये खबर लगी है कि एक पैरेलल टीम इस पर काम करेगी कि वहां किन नेताओं पर काम करना है, किन बिंदुओं पर काम करना है, कहां किस टीम में कमजोरी है और कार्यकर्ताओं को किस चीज की सपोर्ट की जरूरत है। ये सारी चीजें जो आज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं कि साहब IT सेल वीक है, वहां टीम वीक है, कहीं कोई पार्टी में संगठन में शिकायत है, इन सबको देखते हुए अमित शाह अब एक्टिव मोड पर आ गए हैं। और इसके बाद ये माना जाने लगा है कि कांग्रेस समेत जो गठबंधन बना है 26 दलों का, उसका 15 राज्यों में सूपड़ा साफ होना तय है। दूसरी तरफ जो गठबंधन कांग्रेस का बना है उसमें अंदर से फूट की खबरें आ रही हैं। और जैसा आपने देखा था कि जैसे ही खबर बाहर आई थी कि बेंगलुरु में जो विपक्ष की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग से तुरंत नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव नाराज होकर आ गए थे। उसके बाद से वामपंथी दलों के नेताओं के बयान आ गए थे, जिसमें सीताराम येचुरी ने तो साफ साफ मना कर दिया कि ममता बनर्जी के साथ हम पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनका बयान आ गया और उन्होंने कहा कि देखिए, हमने जो है ये साथ दिया ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी को जिताने और सरकार बनाने में हमने मदद करी, तो अब हमारा नंबर है और इसमें हम मिलकर के चुनाव लड़े, ये नहीं हो सकता। TMC को हमारे लिए मदद करनी है तो हमारे साथ दें, जो पार्टी आला कमान ने तय किया है। और वो ये कह रहे हैं कि देखिए 2011 में हमने सपोर्ट किया, लेकिन दूसरी तरफ जो TMC के शांतनु सेन हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब 2011 में तो कांग्रेस शून्य थी, हमने जीत हासिल की और हम क्यों छोड़ दें, क्योंकि हम ही पावरफुल पार्टी हैं। तो एक तरह से दोनों तरफ से, एक तरफ कांग्रेस के लीडर है अधीर रंजन चौधरी कुछ कहते हैं, एक तरफ शांतनु है TMC के नेता, वो कुछ कहते हैं, तीसरा जो मोर्चा वहां पर है वामपंथी दल, वो अपनी बात रख रहे हैं कि साहब हम तो इन दोनों से ही अलग हैं। तो कुल मिलाकर के जो वामपंथी दल है वो कांग्रेस के साथ आने को तैयार हैं, लेकिन ममता बनर्जी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। फिर ऐसे में कौन किसके लिए कितनी सीट छोड़ेगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि वामपंथी दलों की जो स्थिति है वह कमजोर है, लेकिन TMC की सरकार जब से चल रही है वहां ममता बनर्जी की, उसके बाद जो मुख्य वोटर है इस पर कांग्रेस का भी ध्यान है। जो कांग्रेस का कोर वोटर है वो है मुसलमान। कांग्रेस भी मोहम्मडन वोट को फोकस करने के लिए, जो राहुल गांधी को आप देख रहे हो विदेशों में जाकर भी एक राग अलाप रहे हैं कि साहब मुसलमानों पर भारत में अत्याचार हो रहे हैं, इस बयान के पीछे और कुछ भी नहीं है। उन्हें कोई मुसलमानों के परेशानी, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए 65 साल कांग्रेस देश में सत्ता में रही है। अगर मुसलमानों की इतनी हितैषी होती तो देश के अधिकांश मुसलमानों के बच्चे हाईली एजुकेटेड होते, बढ़िया बढ़िया नौकरियों पर होते, सबके पास पक्के मकान होते, कम से कम पंचर की दुकान तो वो ना लगा रहे होते, इस स्थिति में तो ना होते। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा केवल उनको वोट बैंक की तरह यूज किया, उसके बाद भूल गए और हर बार जब चुनाव आया तो उनको सपने दिखाए। इसी तरह SC ST OBC वर्ग के साथ किया, आरक्षण के नाम पे लॉलीपॉप दिया, लेकिन वास्तव में नौकरियां नहीं दी गई। अगर इसकी जांच की जाए तो पता चलेगा कि कांग्रेस के 65 साल के कार्यकाल में किस तरह से उन्होंने अपने वोटर को मूर्ख बनाया, गरीब गरीब बना रहा और गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए सारे भ्रष्टाचार के काम किए, नोट केवल अपने बैंकों में भरे। और इसका असर है कि आज पश्चिम बंगाल में जहां अभी ये शांतनु सेन का बयान आ गया, अधीर रंजन चौधरी का बयान आ गया और तीसरे वामपंथी दल हैं, तो ये जो तीनों हैं इनका ध्यान किस पर है?
कौन वोट मिलेगी इन्हें? मोमडन वोट। तो जो वामपंथी दल हैं वो भी मोमडनों के लिए बीच में जब जाते हैं तो कहते हैं साहब हमारी सरकार आ गई तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। ममता बनर्जी पहले से ही तुष्टीकरण कर रही है, और इधर राहुल गांधी एंड पार्टी वो मुस्लिमों को रिझाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चल ही रहे हैं। कर्नाटक में जो वोट उन्हें मिला है उससे उन्हें लगता है कि फॉर्मूला बिल्कुल फिट हो गया, और राहुल गांधी का फोकस केवल मोमडन वोट पर है, और इसीलिए वो दलितों की बात करते हैं, वो मुसलमानों की बात करते हैं, बाकी हिंदू की बात नहीं करेंगे। तो उनको बाकी हिंदू का वोट चाहिए नहीं, ऐसा नहीं है, उनको पता है कि वो उन्हें देंगे नहीं। तो पश्चिम बंगाल में ये लड़ाई है। इसी तरह आप देखते जाइए, जो मैंने कहा 15 राज्य में कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है, और इसी पर फोकस है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। और इसके कारण जब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि आप देखिए महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। इस 48 सीटों में कांग्रेस की स्थिति आज बहुत दयनीय है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाया, वो गठबंधन अब खत्म है, क्योंकि जो शरद पवार हैं उन्होंने बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से, जिसको चाणक्य कहते हैं, वो चाणक्यपना उन्होंने कांग्रेस के साथ किया है कि उन्होंने धीरे से अपने भतीजे को कह दिया कि भैया मेरी तो पूरी जिंदगी गुजर गई, अब मैं तो ऐसा करूंगा तो भाई गालियां पड़ेंगी कि देखिए पूरा टाइम तो कांग्रेस के साथ मिलकर मलाई मारी और बाद में इन्होंने हमें टाइम पे धोखा दे दिया। तो ऐसा करो बीजेपी में तुम शामिल हो जाओ, महाराष्ट्र में सीएम बनने का चांस है, केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, धीरे से मेरी बेटी भी मंत्री बन जाएगी, और मैं हूं, मेरी तो उम्र पूरी हो चुकी है, 2-4 गाली दो, क्या होगा, अलग पड़ा रहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत अभियान पर चल रही है। अब इसका असर आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे वहां बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, कोई आधार नहीं बचा है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, और इस तरह से अब एकनाथ शिंदे शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अभी पिछले दिनों जिस तरह से मोदी जी के साथ उनकी वीडियो वायरल हुई है, पूरी फैमिली के साथ मिले हैं, अमित शाह के साथ भी पूरी फैमिली मिली है, और उनका बेटा भी साथ में था, जो बेटा इस समय सांसद है। इसका मतलब आपको बता देता हूं कि अगर मैं लगा रहा हूं कि अगर महाराष्ट्र की विधानसभा स्पीकर से वो उनकी जो सदस्यता है रद्द भी हो गई, एकनाथ शिंदे गुट के एमएलए की, तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी, लेकिन वो भाजपा गठबंधन नहीं छोड़ेंगे और भाजपा उनका साथ देगी। मोदी और अमित शाह की मुलाकात ये बताती है। ये गुट भी साथ है, दूसरी तरफ अजीत पवार यानी एनसीपी साथ आ गई, और पीछे से अजीत पवार की भी सपोर्ट है। आज नहीं तो कल आप मेरी बात लिख लो कि सुप्रिया सुले भी भारतीय जनता पार्टी में यानी अजीत पवार के साथ आएगी, और वो केंद्र में मंत्री बनने जा रही है। तो 48 सीटें महाराष्ट्र की हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि 48 में से 48 पर फोकस कर रही है। उम्मीद ये है कि वहां कांग्रेस का तो साफ कर दीजिए, उद्धव ठाकरे शिवसेना को 2-4 सीट मिल सकती हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 सीटें हैं, और 2019 में 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। अब आप समझ लीजिए कि 80 सीटों पर जिस तरह से योगी जी का जलवा उत्तर प्रदेश में है, ये तैयारी है कि 80 की 80 सीटों को जीता जाए। वहां एक नया गठबंधन इन्होंने बनाया है कांग्रेस ने, जहां उसमें चंद्रशेखर उर्फ रावण की पार्टी को शामिल किया है दलित वोट लेने के लिए, इधर आरएलडी को शामिल किया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों की वोट मिल जाए, और तीसरा कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी इनको शामिल किया है। लेकिन इस गठबंधन में आप देखेंगे कांग्रेस का कोई आधार है नहीं, तो ये वहां कुल मिलाकर के 80 सीटें हैं, यूपी की 80 पर फोकस हो रहा है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां जीतने पर का प्रयास कर रही है। बिहार की 40 सीटें हैं, आरजेडी जेडीयू गठबंधन, कांग्रेस के लिए वहां कोई स्थान नहीं है। आप वहां भी देखेंगे इनका सफाया होगा। कर्नाटक में 39 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, पिछली बार 25 थी, और 39 सीटें जो थी अब 25 से ये बढ़ करके 35 होंगी, क्योंकि आप देखेंगे कर्नाटक में 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते कर्नाटक की जो सरकार है, इस सरकार पहले ही कांग्रेसी खुद गिराएंगे। जहां डीके शिव कुमार हैं, उनका बयान देख लीजिए,
एचडी कुमारस्वामी है, उनका बयान देख लीजिए, और एक नया गठबंधन एचडी कुमारस्वामी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे, ये उन्होंने बयान दे दिया है। तो कुल मिलाकर के ये हो गया है। बंगाल की 42 सीट मैंने बताई दिया, केरल की 20 सीटें हैं। वहां केरल में जरूर कांग्रेस ने वहां वामपंथी दलों के साथ मिलकर के और सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वामपंथी दल अपने आप में अलग रहकर, क्योंकि जैसा मैंने पश्चिम बंगाल बताया, यहां भी अलग रहकर सीट लड़ेंगे, लेकिन यहां भी कांग्रेस का आधार कम होगा। पंजाब की 13 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी इस 13 सीट में छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बोल चुके हैं कि हम तो आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे नहीं, समय आने दीजिए, वो छोड़कर बीजेपी में आएंगे और इसका लाभ वहां भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस और आप आपस में लड़ती रहेगी और वहां तीसरा दल भारतीय जनता पार्टी रहेगा। तो 13 में से 10 सीटें मैं समझता हूं मिल ही जाएंगी। दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 की 7 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वो 7 सीटों पर अपने नए कैंडिडेटों को रिप्लेस करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें आपने देखा है कि सुषमा स्वराज की बेटी को अब उतारा जा रहा है फील्ड में। इसी तरह और अगले दिनों में आप देखेंगे। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, उसमें से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा से रही हैं, उधमपुर की और जम्मू की। तो इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान, मणिपुर, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय और हरियाणा में कुश्ती के पहलवानों का मुद्दा आप देखेंगे इनके सिर उल्टा पड़ने वाला है। दीपेंद्र हुड्डा ने चाल चली थी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, लेकिन आज की डेट में पब्लिक ढूंढ रही है कि ये दीपेंद्र हुड्डा है कहां। अभी आप देखते जाइए, जो विनेश फोगाट है और बजरंग पुनिया है, जब ये भारत लौटेंगे, और साक्षी मलिक ने पोल खोलनी शुरू कर दी है, ये जाट लोबी ही दीपेंद्र हुड्डा की पोल खोलेंगे और पब्लिक हरियाणा की इनको ढूंढेगी है कहां। ये दौड़ाएगी पब्लिक इनको। ये जाट नेता ही, खाप पंचायत किसान नेता ही ये इनको दौड़ा कर भगाएंगे। तो यहां भी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप देख लेना, उनका जो सहयोगी संगठन है उसके साथ मिलकर कांग्रेस का सफाया साफ होगा। कुल मिलाकर के जो अमित शाह ने कमान संभाली है, इससे मैं ये कह सकता हूं कि गठबंधन जो कांग्रेस का है, जिसका नाम इंडिया रखा है, निश्चित जानिए सुपड़ा साफ होने जा रहा है। वंदे मातरम।